हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस एंड अभी हम कवर करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। सो आज जो है 24 जून 24 जून एंड आज जो जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं कुछ तो हमने एनालिसिस में कवर कर लिए हैं, कुछ जो है यहाँ पे एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर लेंगे। सो जो भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर एमसीक्यूज फ्रेम किए गए हैं एंड कल जो है हिंदी में नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आज जो है हमने हिंदी में भी इंक्लूड किए हुए हैं। ओके चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट एंड बट बिफोर दैट इंफॉर्मेशन ये है कि कल एथिक्स का डेमो क्लास है, तनु मैम लेंगे, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक अवेलेबल करा दी गई है यूट्यूब पे। ओके, सो डू ज्वाइन दैट वन। वहां पे आप जो नोटिफाई मी जो होता है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सो कल डेमो है एथिक्स का, डू वॉच दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 26 जून यानी कि मंडे से बीए, एमए, डिप्लोमा प्लस यूपीएससी, ये सारे कोर्सेज के साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन एंड सेपरेटली जो सिर्फ यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उन सभी की क्लास मंडे से स्टार्ट हो रही है। सो हरी अप, वाई टू वेट, कॉल ऑन दीज नंबर्स, और या फिर आप tathastu.ics.com जो है इस वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड यहाँ से जा करके आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। एंड कल जो है स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, तो आप जितना भी स्कोर करेंगे अकॉर्डिंगली आपको वहाँ से आपके ये एग्जाम आप जो परफॉर्म करेंगे इस टेस्ट में उसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट दिया जाएगा फीस में। ओके, सो दिस इज रियली वेरी गुड चांस, सो यू कैन ऑब्वियसली गिव इट अ चांस। बेसिकली आपको चांस देना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए एंड इसमें अपियर करिए। इसके अलावा फिलॉसफी का ऑप्शनल 23 जून को स्टार्ट हो चुका है। ये सारी ही क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में है एंड ये जो किसी ने मुझे पूछा था कि स्कॉलरशिप टेस्ट कैसे होगा, तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में है, जिसमें भी आप करना चाहते हैं यू कैन डू दैट। ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बीआईएस से रिलेटेड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट बीआईएस इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया. Second is it was originally enacted under the Bureau of Indian Standards Act 1986. Third is the Bureau of Indian Standards, that is BIS, operates under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. ओके ना, यहाँ पे आपको सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यू हैव टू टेल दैट इसमें से कौन से कितने जो स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली सही हैं। बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह मूल रूप से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत अधिनियमित किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करता है। ओके, सो यहाँ पे जो ये तीनों स्टेटमेंट्स दिए हैं ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिलेटेड टू बीआईएस। ओके, पीआईबी में ये न्यूज थी, पीआईबी में ये न्यूज था कि बीआईएस ने इंट्रोड्यूस किया है स्टैंडर्ड रिलेटेड टू दिस फॉर द एग्री बाई प्रोडक्ट यूटेंसिल्स। ओके, एग्री बाई प्रोडक्ट यूटेंसिल्स के लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया बेसिकली। ओके, अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है एग्री है, एग्रीकल्चर का बाई प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बायोडिग्रेडेबल होगा, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहेगा। सो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, प्लास्टिक पोल्यूशन कम होने की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये एडवांटेजेस हो गए, ऑब्वियस सी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सर्कुलर इकोनॉमी कैन ऑल्सो बी डन बिकॉज ऑफ दिस, राइट। इसको हमने डिटेल में काफी कवर कर लिया है उसमें एनालिसिस में, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू डू दिस ऑल ओवर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, तो ये जो है PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये बेसिकली न्यूज में है, तो इसी वजह से प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया गया ताकि आपके लिए भी एक प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय RBI। ठीक है, तो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित
किया जाता है। दूसरा है द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इकरा के नाम से मशहूर रेटिंग एजेंसी जो है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तीसरी स्टेटमेंट है ब्रिक वर्क रेटिंग्स इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ब्रिक वर्क रेटिंग्स जो है वो एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है। सो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ओके यहाँ पे तो ये जो रेगुलेशन की जब बात आती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, तो ये जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में, ओके उन सबको गवर्न कौन करता है, तो वो गवर्न किया जाता है सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशंस 1999 1999 इनके द्वारा जो है वो बेसिकली यहाँ पे इसको रेगुलेट किया जाता है, जो कि सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत आता है। ओके तो यहाँ पे जो आरबीआई की बात करी गई थी वो बेसिकली गलत है। ठीक है तो इकरा जो है वो बेसिकली न्यूज में है। ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी जो है रेटिंग्स, ब्रिक वर्क रेटिंग्स ये इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई, इसको आरबीआई के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है इसलिए वजह से जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स जो है इसको 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था एंड इसको कैनरा बैंक के द्वारा जो है वो प्रमोट किया जाता है। एंड कैनरा बैंक तो हर किसी को पता है कि बहुत ही बड़ी बैंक है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स ऑफर्स रेटिंग्स फॉर वेरियस एंटिटीज, बहुत सारे एंटिटीज के लिए रेटिंग्स जो है वो करती है, जैसे कि बैंक लोन्स को लेकर के, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईज को लेकर के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को लेकर के, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेकर के। ठीक है इन सभी को लेकर के जो है वो एक तरीके से रेटिंग्स अपना देती है। ओके चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डीजीसीए। ये नागरिक उड्डयन निदेशालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके तो यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द रेगुलेटरी बॉडी इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन प्राइमरीली डीलिंग विद द सेफ्टी इश्यूज। ओके सेफ्टी इश्यूज से ये डील करती है, सिविल एविएशन के अंडर है। एंड DGCA is responsible for the operation and management of airports in India. Operation and management of airports in India. Third is registration of civil aircraft as well. यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट जो है यह नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटने वाली नियामक संस्था है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डीजीसीए भारत में हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है नागरिक विमान का पंजीकरण यहीं पे मतलब इनके द्वारा जो है वो बेसिकली होती है। आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके ओनली 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। चलो चेक दिस आउट। यहाँ पे तो पहले देख लो कि ये न्यूज में क्यों है। एयर इंडिया पायलट को पायलट फेस डीजीसीए एक्शन फॉर अलाउइंग फ्रेंड इन द कॉकपिट विच इज नॉट अलाउड। ठीक है आप किसी और को जो है कॉकपिट में नहीं लेकर के आ सकते, लेकिन पायलट एंड को पायलट ने ये काम किया है विच इज रॉन्ग। सो दे आर फेसिंग एन इशू, दे आर फेसिंग बेसिकली हीट from the DGCA that why did you do this thing, this was not allowed. So second statement जो है यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो गलत है। ठीक है क्यों? क्योंकि जो जहां तक बात आती है ऑपरेशन और मैनेजमेंट की एयरपोर्ट्स की, इंडिया में जो एयरपोर्ट्स है तो उनके ऑपरेशन और मैनेजमेंट की जब बात आती है तो ये कौन करता है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है सो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि AAI मतलब शॉर्टकट उसका एक्रोनिम है, तो दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड अदर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एज वेल। इनके अलावा जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है वो लोग। द डीजीसीए फोकसेस ऑन रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, सेफ्टी ओवरसाइट एंड एनफोर्सिंग सिविल एविएशन रेगुलेशंस, बट इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर ऑपरेशंस, एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड दैट ऑफ द मैनेजमेंट। डीजीसीए जो है वो रेगुलेट जरूर करती है सेफ्टी को लेकर के, एंड जो भी सिविल एविएशन से रिलेटेड जो रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए ये जरूर काम करती है। लेकिन जहां पे मैनेजमेंट की बात आ जाती है एयरपोर्ट की एंड उसके ऑपरेशंस की, तो वहां पे दे आर नॉट इन्वॉल्व, वहां पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं।
यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड कर दिया गया है, पीडीएफ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो डीजीसीए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आ जाती है, ठीक है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट वन। कौन हेड करता है, इट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भी सिविल एविएशन का डायरेक्टर होगा वो होता है रिस्पॉन्सिबल, जो हु लीड्स एंड मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द वन। इनका काम क्या है, फंक्शंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट, उसका रजिस्ट्रेशन का काम रहता है, फॉर्मुलेशन ऑफ एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स, इनका काम रहता है जो स्टैंडर्ड से उसको सेट करना, किस चीज से रिलेटेड, जो भी एस्टैब्लिशेस, इट फॉर्मुलेट्स एंड एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स एयर वर्दीनेस फॉर द सिविल एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो भी सिविल एयरक्राफ्ट रजिस्टर होने हैं वो वेदर दे आर वर्दी एनफ to fly or not, so they are the one who decides on this thing, so they have really very huge responsibilities over here. Apart from that, pilots और aircraft maintenance engineers जो होते हैं, flight engineers जो होते हैं, उनको लाइसेंस देने का काम इनका ही होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी लाइसेंसिंग देने की काम जो है वो भी यही करते हैं, दे ग्रांट लाइसेंसेस टू ऑल ऑफ दीज पीपल। एक्सीडेंट अगर किसी तरीके की होती है तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने का एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑल्सो, जो कि यहाँ पे हुआ, योर नो फ्रेंड इज अलाउड, नो वन इज अलाउड एक्सेप्ट द पीपल हु आर अलाउड लाइक द पायलट एंड द को पायलट, ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आ गया। कोऑर्डिनेशन फॉर एयर स्पेस यूज होना है तो उसका कोऑर्डिनेट करने का, इंटरेक्शन विद द ICAO, ICAO क्या है, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ जो है कोऑर्डिनेट करके इंटरेक्ट करके काम करने का, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑल्सो, ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द DGCA। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैनरी द्वीप समूह से रिलेटेड है। सो कैनरी द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Consider the following statements about the Canary Islands. The very first one is that the Canaries is an archipelago. ये एक archipelago है। दूसरा कह रहा है कि the islands of the Canaries were formed by volcanic eruptions millions of years ago. Third है the Canaries have rich volcanic soils and mild temperatures that support a wide variety of the vegetation. ओके, कैनरीज जो है वो एक द्वीप समूह है। कैनरी द्वीप समूह का निर्माण लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। आर्किपेलागो का एक तरीके से फॉर्मेशन कैसे हुआ है वही बता रहा है। सो कैनरी में समृद्ध ज्वालामुखीय मिट्टी और हल्के तापमान है जो विभिन्न प्रकार के वनस्पति का समर्थन करते हैं ताकि वो भी वहां पे जो है वो ग्रो करे। खैर बताइए कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, तो तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। देखिए आर्किपेलागो बेसिकली फॉर्म कैसे ये होते हैं, वो आर्किपेलागो आइलैंड्स, दिस इज द ओशन, ठीक है, नीचे जो है ये समुद्र है पूरा, ठीक है, समुद्र के तल पे यहाँ पे जो है वो है सपोज वॉल्केनो है, वॉल्केनो फटे, ठीक है फटे इन द सेंस वो ज्वालामुखी जो है वो फटी, जो भी बोलिए, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसकी वजह से जो है ऊपर की तरफ लैंड फॉर्मेशंस हुए एंड ऑल, बिकॉज ऑफ द कलेक्शन एंड एवरीथिंग वो कूल डाउन हुए, एंड वो कूल डाउन होने की वजह से वो एक लाइन से सारे होंगे, ये बहुत सारी ज्वालामुखियां होती हैं, ठीक है, बहुत सारे वॉल्केनोज होते हैं, तो वो एक लाइन से जो है वो एक आइलैंड बना देती हैं। सो दैट इज व्हाट इज द आर्किपेलागो। ओके तो ये बेसिकली क्या है, अपना जोग्राफिक टर्म है। सो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये न्यूज में है, एटलीस्ट 35 पीपल फियर डेड आफ्टर, ये जो शिप थी वो बेसिकली सिंक कर गई उसकी वजह से कैनरी आइलैंड्स के पास में, तो ये चीज हुआ। रूट मतलब उधर ही जो है वो बेसिकली जा रही थी। इसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये अफ्रीका के बगल में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज दी अफ्रीका, ये जो नीचे का रीजन है दिस इज दी अफ्रीकन, ये अफ्रीकन रीजन है, ठीक है, ओके ये अफ्रीकन रीजन है, इसी के यहाँ पे बगल में मोरक्को के साइड में आप देख सकते हैं कैनरी आइलैंड्स है, ठीक है, कैनरी आइलैंड्स है। लोकेशन क्या है, कैनरीज जो है वो अटलांटिक ओशन में है, ये अटलांटिक ओशन में आती है। ओके ये एक आर्किपेलागो है विच इज अ ग्रुप और चेन ऑफ क्लोजली स्कैटर्ड आइलैंड्स, ये एक आर्किपेलागो है, राइट।
इसका जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स एक तरीके से बता रहा है, ये स्पेन के साउथ, ये स्पेन पोर्चुगल जो है इसके साउथ में है, मोरक्को के बगल में ही है, ये उसके साइड में ही है, राइट। सो वेस्ट ऑफ दी मोरक्को। ये चीज हो गया। फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताई हूँ उसकी वजह से। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ पे। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म टेम्परेचर्स एंड लिटिल सीजनल वेरिएशन। एंड यहाँ पे जो है टेम्परेचर इस हिसाब का है एंड सॉइल इस हिसाब की है, जिसकी वजह से इट सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन एज वेल। किस टाइप की क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होते हैं, तो पोटैटोज, ग्रेप्स, बनानास, ऑरेंजेस, कॉफी, डेट्स, शुगर केन एंड मेनी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लेवंत। लेवंत, ठीक है। this is the word which was in news। ये 2022 का है बेसिकली, लेकिन स्टिल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से ये एक तरीके से लिंक्ड है। The term Levant often heard in the news roughly corresponds to which of the following regions। तो यहाँ पे 4 दिए हुए ऑप्शंस। Region along the eastern Mediterranean shores, the region along the North African shores stretches from Egypt to that of the Morocco, the region along the Persian Gulf and Horn of Africa, the entire coastal Mediterranean Sea of the areas। पूर्व मध्य सागरीय तटों वाला क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीकी तटों का क्षेत्र मिस्र से मोरक्को तक फैला हुआ है, फारस की खाड़ी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किनारे का क्षेत्र है। और यहाँ पे तीसरा जो लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, संपूर्ण तटीय भूमध्य सागर के क्षेत्र में। मेरे ख्याल से इसका जो है वो बेसिकली गलत ट्रांसलेशन है। खैर, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ओके, तो इसका लोकेशन क्या है, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर। एक बार हम देख लेते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द एरिया बेसिकली, ये है मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरेनियन ओशन है, सॉरी मेडिटेरेनियन सी है। ओके, ये सी है, मेडिटेरेनियन सी है। एंड ये जो रेड लाइन है, ये जितने एरिया को अपने अंडर कवर कर रही है, वो सारे एरिया जो है वो द लेवेंथ के नेम से जाने जाते हैं। ये है क्या, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर बेसिकली आता है कि ये वो एरिया है जो कि the Levant is approximate historical geographical term refers to large area in the eastern Mediterranean region and that of the western Africa। ये मेडिटेरेनियन सी के जो है ईस्ट साइड में है एंड एशिया है इस साइड में, उस साइड में एशिया है, तो एशिया की ये वेस्टर्न साइड में, ठीक है, एशिया के वेस्ट साइड में है एंड मेडिटेरेनियन सी जो है उसके ईस्ट साइड में है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अब ये जो है इसको अगर हम समझे तो ये बेसिकली क्या है, ये में कौन कौन से एरियाज यहाँ पर आते हैं। दिस इंक्लूड्स द हिस्टोरिकल रीजन ऑफ सीरिया। ओके, इसके अंडर सीरिया आता है जिसको कि ग्रेटर सीरिया भी कहते हैं। एंड ये जो ग्रेटर सीरिया है, इसमें प्रेजेंट डे के कौन कौन सी कंट्रीज बेसिकली पार्ट बनती है, मतलब ये पूरा लेवंत का कौन सा पार्ट बनती है। तो आज के टाइम की जो सीरिया है वो इसका पार्ट है, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, सीरिया जो है वो आज के टाइम का वो इसका पार्ट है। लेबनान है, जॉर्डन है, इजराइल है, पैलेस्टीन है एंड ये जो टर्की है उसकी साउथ वेस्ट पार्ट, ठीक है, टर्की का भी जो कुछ पार्ट है वो भी इसके अंतर्गत आता है। सो सीरिया आ गया, टर्की का जो सदर्न पार्ट है, साउथ वेस्ट पार्ट वो आ जाता है। यहाँ पे जो लेबनान का रीजन है, इजराइल और ये पैलेस्टीनियन रीजन है वो आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, ये सारी चीजें, ये सारे जो प्लेसेस हैं ये आ जाती हैं। लैंड ब्रिज, ये एक तरीके से लैंड ब्रिज का काम करती है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक तरीके से लैंड ब्रिज का काम करती है। लैंड ब्रिज कौन से एरिया के बीच का लैंड ब्रिज का काम करती है, तो ये अफ्रीकन एरिया है एंड यहाँ पे यूरेशियन एरिया है, ठीक है, तो इसके बीच का ये एक तरीके से ब्रिज के तौर पे काम करती है ये जो पर्टिकुलर एरिया है। ओके, सो इट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन अफ्रीका एंड यूरेशिया कनेक्टिंग दीज टू कॉन्टिनेंट्स। ये दो कॉन्टिनेंट्स जो है इसको यहाँ पर ये कनेक्ट करती है।
ठीक है, तो यहाँ पे और भी बेटर तरीके से आपको दिख रहा है, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन एंड पैलेस्टीनियन रीजन भी आता है, टर्की का जो थोड़ा सा पार्ट है वो भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू दी ये दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फंडिंग इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स इन द रेशियो ऑफ 75:25। ठीक है, ये रेशियो में जो है बेसिकली फंडिंग शेयर होती है। ओहो, ठीक है, फंडिंग जो है इस तरीके से यहाँ पर शेयर होती है, ये बता रहा है। तीसरा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तीसरा कह रहा है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन वाज रीनेम्ड, मतलब ये जो बेसिकली मिशन था उसी मिशन को रीनेम दे दिया गया है, एक नया नाम दे दिया गया है, एंड इन हिंदी एज राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ओके, इस तरीके से जो है इसको नाम दे दिया गया। आपको बताना है कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं वो बेसिकली यहाँ पे सही है। न्यूज में क्यों था, पीआईबी में था, यूएनडीपी पार्टनर्स विद DAY दीन दयाल अंत्योदय योजना एंड ULM टुवर्ड्स एम्पावरिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने जो है पार्टनरशिप यहाँ पे करी है। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उन्होंने मिलकर के इनके साथ ये स्टेप लिया है, पार्टनरशिप करी कि हम जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होती हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कि हम किस तरीके से लोगों के दिमाग में इस तरीके की चीजें डालें कि भैया आप खुद से भी चीजें जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ नौकरी के डिपेंडेंस क्यों रहेंगे करके। ठीक है, सो द पार्टनरशिप विल फोकस ऑन फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एक्सेलरेटिंग एंटरप्राइज ग्रोथ। ठीक है, इट इज डिजाइंड एज अ 3-year प्रोजेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावरिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रमोटिंग देयर बिजनेस वेंचर्स। तो विमेन को बेसिकली जो है वो आगे बढ़ाने की यहाँ पर बात हो रही है कि ठीक है आप जो है आगे बढ़िए, आप जो है नया कुछ स्टार्ट करिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जो है उनके बिजनेस को प्रमोट करने की भी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज जो है यहाँ पर बेसिकली देख रहे हैं। एंड एक्सटेंसिबिलिटी क्या है, स्टेटमेंट में बेसिकली इस तरीके का कोई खास इंफॉर्मेशन जो नहीं प्रोवाइड किया गया। द स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पार्टनरशिप एक्सटेंसिबिलिटी बियॉन्ड 2025, मतलब 2025 के बाद क्या, 3 साल की बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो 2025 के बाद का क्या सीन रहेगा उस चीज को लेकर के जो है फिलहाल किसी तरीके का कोई क्लियर इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू INS किरपान। इससे रिलेटेड ये जो है ये बेसिकली न्यूज में था। ओके, INS किरपान के द्वारा कौन सी जो रोल्स है परफॉर्म करी जाती है, राइट। पहला कह रहा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड माइन काउंटर मेजर्स, यहाँ पे जो है काउंटर मेजर्स। ठीक है, दूसरा बोल रहा है नेवल एविएशन एंड एयर डिफेंस ऑपरेशंस। तीसरा है कोस्टल एंड ऑफशोर पेट्रोल, कोस्टल सिक्योरिटी, सरफेस वॉरफेयर, एंटी पायरेसी एंड HADR ऑपरेशंस, ये सारे काम। तीसरा है अंडर वाटर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। सो बेसिकली इसमें से ये कौन सा काम जो है वो करता है। ओके, सो यू नीड टू टेल दिस थिंग। पनडुब्बी रोधी युद्ध और खदान जवाबी उपाय करना, नौसेना विमानन और वायु रक्षा संचालन, तटीय और अपतटीय गश्त, तटीय सुरक्षा, सहती युद्ध, समुद्री डकैती विरोधी और HADR संचालन। लास्ट में है पानी के नीचे अनुसंधान और अन्वेषण। तो बेसिकली जो है कौन सा काम इसमें से करता है, तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन बेसिकली वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, संचालन तक का है यहाँ पर, राइट। ये जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इंडिया ने अभी रिसेंटली INS किरपान वियतनाम को गिफ्ट किया है, तो इस वजह से इट वाज इन न्यूज। सो एक तरीके से आपका हफ्ते भर का जो न्यूज है वो एक तरीके से क्या हो गया, रिवीजन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो INS किरपान जो है उसके कुछ फंक्शंस हम यहाँ पे देख लेते हैं।
डिस्क्रिप्शन क्या है आईएनएस कृपान को लेकर के, तो ये एक इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कोवर्ट है, ठीक है। तो इंडिजीनियसली जो है इसको बिल्ड किया गया है, मतलब इंडिया में ही इसको बनाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज डिजाइन फॉर कोस्टल और लिटरल ऑपरेशंस। इस चीज के लिए मतलब इसका काम क्या है, इसका बेसिकली ये इक्विप्ड होती है एंटी शिप मिसाइल्स के साथ, सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड अदर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेपन सिस्टम्स। ये सभी चीज जो है वो बेसिकली इसमें रह सकती है, इसको आप उसमें रख सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो इससे। तो ये एक तरीके से सेफ्टी पर्पज से बहुत ही अच्छा है ना। तो वियतनाम को हमने एक तरीके से बहुत ही अच्छी चीज जो है इनको प्रोवाइड कर दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सूट, दैट इज सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सूट से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द सूट टेलीस्कोप एम्स टू स्टडी द अर्थ्स अल्ट्रावायलेट एमिशंस एंड कैप्चर हाई resolution images of the Earth's atmosphere. Second is the SOOT telescope will operate in X-ray region covering wavelengths of 0.1 to 10 nanometers. ठीक है, ये हो गया मेरे ख्याल से, राइट, ये हो गया। Now the third one is the SOOT telescope will primarily investigate the existence of extraterrestrial life on other planets. SOOT, ठीक है। So SOOT telescope मुख्य रूप से अन्य ग्रहों पर अलौकिक जीवन के अस्तित्व की जांच करेगा कि जो दूसरे जगहों पे, दूसरे प्लैनेट्स पे क्या किसी तरीके का कोई जो है प्राणी रहता है कि नहीं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कोई भी नहीं, तीनों ही के जो तीनों हैं वो बेसिकली इनकरेक्ट है यहाँ पे। चलो देखते हैं कि क्या, पहले तो न्यूज में देखते हैं। तो यूनिक स्पेस टेलीस्कोप डिजाइन्ड बाय पुणे साइंटिस्ट रेडी फॉर सन मिशन। सो बेसिकली इसका काम क्या है, सन को लेकर के उसकी इमेजिंग एंड ऑल वो करना है, ना कि अर्थ को लेके। सो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज ये सन की जो अल्ट्रावायलेट एमिशंस है, ये जो टेलीस्कोप है इसका बेसिकली काम क्या है, इट इज बेसिकली डिजाइन्ड टू स्टडी दी सन्स अल्ट्रावायलेट एमिशंस एंड कैप्चर इमेजेस ऑफ दी सन्स एटमॉस्फेयर एंड नॉट दैट ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों है, द सूट टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन द अल्ट्रावायलेट रीजन्स। अल्ट्रावायलेट रीजन्स पे फोकस किया हुआ है, ना कि एक्सरे वाले रीजन पे। स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सन की जो अल्ट्रावायलेट एमिशंस है उसको स्टडी करना, उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, ओके, ना कि किसी तरीके की जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसके बारे में जानना। सन हैज बीन डिलीवर्ड टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो को जो है बना करके बेसिकली इसको दे दिया गया है। ये जो सूट टेलीस्कोप है ये क्या करना, ये क्या करेगा, इसका एम क्या है, इसका एम है स्टडी करना। किस चीज को स्टडी करना, सन का जो अल्ट्रावायलेट एमिशंस होते हैं उस चीज को स्टडी करना। इट इज डेजिग्नेटेड टू कैप्चर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, और सन का जो एटमॉस्फेयर है उसका एटमॉस्फेयर का हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है उसको बेसिकली कैप्चर करना इसका काम है। स्पेसिफिकली कोरोना, यहाँ पे वो कोरोना जो है वो ना तो होने वाली ना पीने वाली, वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन वेरियस यूवी वेवलेंथ्स। देखते हैं कि कोरोना कौन से कोरोना की बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है, तो कोरोना ये है, ओके, ये जो बाहरी ये जो आग जैसा आपको दिख रहा है बेसिकली वो कोरोना है। कोरोना आपको और भी ज्यादा क्लियर तरीके से तब दिखती है जब ये होता है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो सूर्य ग्रहण होता है, कंप्लीट सूर्य ग्रहण जब होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बाहर की तरफ ये जो चीज है, राइट, ये जो व्हाइटिश चीज दिख रही है, सो दैट इज दी कोरोना, राइट। तो ये इमेज से जो है वो आपको बहुत अच्छे से ये चीज बेसिकली समझ में आ गई है, राइट। चलो उसके बाद जो है हमारा एक और क्वेश्चन, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड ये आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड है। द आदित्य L1 मिशन इज द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना। सेकेंड इज द आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च्ड टू द L1 ऑर्बिट, which is the first Lagrangian
point of the sun earth system allowing continuous observation of the sun, and VELC is an internally occulted solar coronagraph capable of simultaneous imaging, spectroscopy and spectropolarimetry close to the solar limb. सारे टंग ट्विस्ट जो हैं इस एक स्टेटमेंट को पढ़ करके हो गए. ओके आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. ओके तो यहाँ पे सारे के सारे तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. न्यूज में था ये, तो यहाँ पे क्या है, द आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो टू द L1 ऑर्बिट, जो कि स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट में ही था. तो L1 ऑर्बिट अलाउज आदित्य L1 टू लुक एट दी सन कंटिन्यूअसली, सन की तरफ कंटिन्यूअसली देख करके उसको जो भी स्टडी करनी है वो सारा काम जो है वो बेसिकली करेगा. सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज MCQs, करंट अफेयर्स MCQs. काफ़ी सारा हैवी था, तो आज बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है. कल संडे है, रेस्ट करिएगा. ओके एंजॉय. सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.